हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जरा सा मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए ये बच्चा यहाँ खड़ा है, आप हो सकता है ये बच्चे आप हो और आपका दोस्त आपसे पूछे कि भाई ये बताना जो सामने कुतुब मीनार है, ये जो सामने कुतुब मीनार है, इसकी हाइट कितनी होगी? तो हो सकता है कि आप आंसर ना देख पाएँ या हो सकता है आप कुतुब मीनार घूमने गए हैं तो वहाँ उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा होता है, वहाँ पढ़ कर के बताएँ। बट क्या मैं अगर कहूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री, यस, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके आप इस कुतुब मीनार क्या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी माउंटेन, उसकी आप हाइट और वो आपसे कितने दूरी पे है, वो आप पता कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए इसी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जानेंगे हाइट और डिस्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, उनको समझेंगे और इस चैप्टर को आगे करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। इन की टर्म्स के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर को करने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर मुझे इतना पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें हम रियल लाइफ से जुड़ते हैं, हमें चीजें रियल लाइफ में दिखाई देंगी, समझ में आएंगी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा, उसमें हमने सिर्फ फॉर्मुलेस देखे, हमने प्रूविंग की, हमने सॉल्व किया, फॉर्मुलास को याद किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद किया, हमने बहुत सारी चीजें करी, हमने सब मोटा मोटा याद किया और प्रैक्टिस किया। इसमें हमको समझना है, हमको रियल लाइफ में जाना है, देखना है कि कैसे चीजें रियल लाइफ से कनेक्ट होती हैं, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को अपने जिंदगी में यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहला हम चीज देखते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट होती क्या है? ठीक है, वो लाइन जो हमारी आंखों से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट तक जाती है। ठीक है, जरा सा देखते हैं, वो लाइन जो हमारे आंखों से ऑब्जेक्ट तक डायरेक्टली जाती है। तो मान लीजिए कि ये हम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट बनाया मैंने और यहां पर मान लीजिए रखा हुआ है मेरे पास एक एलईडी बल्ब है या फिर ट्यूबलाइट है, एलईडी बैटन है। ओके, जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको देखता हूं, कुछ इसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिक्रिएट कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरे पास यहां पर ऊपर एक एलईडी बैटन है। ठीक है, यहां ऊपर एलईडी बैटन है, तो अब देखिए ये मेरा हाथ जो है मेरी लाइन ऑफ साइट में है। मतलब लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हुआ? जहां मैं देख रहा हूं, मेरी देखने वाली लाइन, जिस लाइन में मैं देख रहा हूं। अब यहां मान लीजिए ऊपर की ओर एक एलईडी लाइट लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो लाइन जा रही है, मतलब इमेजिनरी लाइन है, ऑब्वियसली ये इमेजिनरी लाइन है, लेकिन मैं अपने हाथ को यूज कर रहा हूं उसको डिफाइन करने के लिए। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये ऊपर जा रही है और किसको पॉइंट कर रही है? ये किसको पॉइंट कर रही है? हमारी एलईडी को पॉइंट कर रही है, एलईडी लाइट को पॉइंट कर रही है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड LOS, विच इज लाइन ऑफ साइट। समझ में आया? इतना समझ में आया? ये मेरा क्या है? ये मेरा है ऑब्जेक्ट एंड ये जो नीचे है, ये जो हमारा ये डॉट है, ये हम है। हम है या कोई ऑब्जर्वर है जो उस चीज को देख रहा है। क्या है? ऑब्जर्वर। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। इसी में समझेंगे कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। अगर मैंने ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या थी? ये एलईडी बल्ब थी, ये मेरा ऑब्जर्वर है, मैंने एक लाइन बना दी यहाँ से यहाँ तक। और अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? ठीक है, जरा हॉरिजॉन्टल लाइन की जरा सा हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। जमीन के पैरेलल लाइन, ऑब्जर्वर की आंख से बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, मतलब अब देखिएगा, अब जरा सा समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन? अब देखिए, यहां पर एलईडी बैटन है और ये मेरी क्या है? एलओएस, लाइन ऑफ साइट। ठीक, जमीन से पैरेलल लाइन, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? जमीन से पैरेलल, जमीन के पैरेलल, ऑब्जर्वर की आंख से बिल्कुल सीधी। अब देखिए, मेरी आंख से बिल्कुल सीधी और जमीन के पैरेलल ये होगी, कुछ कुछ ऐसी बनेगी ये लाइन। अगर आपको अब बेटर दिख रही होगी, मेरे दोनों हाथ दिख रहे होंगे प्रॉपर। तो ये जो लाइन है, ये जमीन के बिल्कुल पैरेलल है, जमीन के बिल्कुल पैरेलल है। और ये वाली लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये वाली लाइन क्या है? एलओएस, लाइन ऑफ साइट। और ये वाली क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं इस डायग्राम में बनाऊं तो क्या हो जाएगी? कुछ ये लाइन ऐसी आएगी, इसको दूसरे पेन से। ऑलराइट, ऑलराइट, और यहां कुछ दीवार होगी मेरी, ये जो होगी मेरी दीवार होगी। ऑलराइट, अब देखिए ये क्या हो गई मेरी? ये मेरा ऑब्जर्वर था। ठीक, दिस वाज माय ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये मेरी क्या है? ये मेरी वॉल है, इसके ऊपर ये मेरी एलईडी लगी हुई है।
और ये वाली जो लाइन है मेन, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बन रहा है, ठीक, जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो, हम जब एलिवेशन का मतलब ऊपर देखना, हम एलिवेट करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट का एंगल, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, ये क्या कह रहा है पहले समझाता हूं एग्जांपल से। ठीक, एग्जांपल से क्या समझेंगे? ये क्या थी मेरी? ये क्या थी मेरी? ये वाली लाइन क्या थी? मैं ऊपर देख रहा हूं, एलईडी मेरी ऊपर है। क्या है ये मेरी? LOS, लाइन ऑफ साइट। दिस विल बी माय लाइन ऑफ साइट। एंड ये क्या थी मेरी? ये क्या थी मेरी? ये है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। ठीक, और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, दिस एंगल इज व्हाट? दिस एंगल, ये जो बीच में हमारा, मतलब ये जो मेरी LOS है, दिस इज LOS, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल मतलब ये वाला पार्ट, ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको मैं रेड से कर देता हूं, दैट इज थीटा। और ये क्या लिख दिया मैंने? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, ये आपको समझ में आया? इसी तरह से अब हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखते हैं, पहले डायग्राम पे चलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट का एंगल, सेम चीज है, जो ऊपर लिखी थी नीचे भी वही लिखी है, बट जब ऑब्जेक्ट नीचे हो, जब ऑब्जेक्ट नीचे हो और ऑब्जर्वर ऊपर हो, कैसे? कैसे, इसका भी एग्जांपल हम लेते हैं, इसको पूरा अच्छे से बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए, पहले ये देखिएगा, पहले ये देखिएगा, मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं थोड़ा ऊपर हूं, और मेरे नीचे वहां कहीं पे, ये आपको अगर मेरा हाथ दिख रहा हो, तो वहां पर मेरे शूज रखे हुए हैं। ठीक है, आप भी अपने साथ कर सकते हैं एग्जाम्पल, कुछ भी सामान नीचे अगर रखा हो, नहीं रखा हो, तो एक पेन उठाइए और उसको नीचे रख दीजिए। ठीक है, और मेरे साथ ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक, अब देखिए नीचे क्या रखा हुआ है? एक शूज रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए मेरी लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर हो गई, मेरा सर झुक गया, तो मेरी लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसे नीचे हो जाएगी, ऐसे कुछ नीचे, अगर आपको दिख पा रहा हूं मैं तो थोड़ा सा इधर हो जाऊं। ठीक है, ऐसे नीचे की ओर हो गई। और मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? वो हमेशा पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? जमीन के। मेरे हाथ थोड़े से टेढ़े हो रहे हैं। हाँ, अब सही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लाइन बन रही है, दिस इज LOS एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा जमीन के, जमीन है यहां पर, उसके पैरेलल रहेगी। मेरे हाथ थोड़े से टेढ़े हैं मे बी वो कैमरा में ऐसा आ रहा है। ठीक, और ये LOS, ये लाइन ऑफ साइट मैं नीचे देख रहा हूं क्योंकि मेरे शूज नीचे रखे हुए हैं। तो और इनके बीच का एंगल, मतलब ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, इनके बीच का एंगल विल बी व्हाट? इनके बीच का एंगल विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम कैसे? मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, लिख देते हैं। ऑलराइट, और यहां कहीं मेरे क्या रखे हुए हैं? शूज रखे हुए हैं। इसको शूज मैं बना पाऊंगा, यस, कुछ ऐसे मेरे 2 शूज़ रखे हुए हैं। ठीक? अब इन शूज़ को मैं ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। जब मैं देख रहा हूँ तो दिस विल बी व्हाट? लाइन ऑफ साइट। एंड एंड इसका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल, मतलब ठीक, ये जो रेड लाइन बनाई है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं यहां लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इतना समझ में आया? तो यहां पर थीटा क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी द theta, and this theta is what? This theta is nothing but angle of depression। मैंने क्या बोला था? इनके किनके बीच का एंगल? फिर से एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ टेढ़ा हो जा रहा है मेरा, और ये क्या है मेरा? नीचे जो जा रहा है, जहां मैं शूज को पॉइंट कर रहा हूं, दिस इज LOS, इनके बीच का एंगल। तो इनके बीच का ये बन गया एंगल। ओके, अब देखिए एक और चीज देखिएगा। यहाँ पर, यहाँ जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मैं हूं, मैं बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट बैठा हूं या स्ट्रेट खड़ा हूं, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा होऊंगा। ठीक, ठीक, और इसके बीच में यहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा होगा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, और देखिए ये क्या है? मेरी जमीन है जिसपे मैं खड़ा हूं या बैठा हूं, ये मेरी जमीन है। ठीक, ये मैं अपराइट हूं,
और ये मेरी ज़मीन है, तो हमारे ज़मीन और मेरे बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, ऑलराइट? और जैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल हुआ और तो ये क्या हो गई, ज़मीन हो गई और ज़मीन से ही पैरेलल मेरी हॉरिज़ॉन्टल लाइन होती है, तो दोनों क्या हो गई? एक-दूसरे के पैरेलल हो गई और पैरेलल लाइन पे जब भी ये ऐसे लाइन बना दी जाए, तो हमको दिख रहा है कि ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दिस विल आल्सो बी थीटा। व्हाई? हमने पता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन्स क्या होता है कि ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं बाय व्हाट? बाय व्हाट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। यहां तक आई होप आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एलओएस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम छोटी-छोटी चीजें और देखेंगे और अपने 1-2 एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमको ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो आइए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम जरा से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिवाइज कर लेते हैं और 90% ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके टैन से ही सॉल्व हो जाएंगे, टैन कॉट से ही सॉल्व हो जाएंगे और कहीं कहीं आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की भी नीड होगी। तो हमको पता है टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। कहां है परपेंडिकुलर? दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमारा कॉस थीटा क्या होता है, बेस, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एक और बात याद दिला दूं कि अगर ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज योर थीटा, ठीक है। तो जहां 90 डिग्री होता है, ये जो टिप है, ये जो 90 डिग्री की टिप है, ये उसके सामने वाली साइड हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। और जो थीटा है, थीटा के सामने वाला विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर और ये जो थीटा से चिपका हुआ है, जो चिपका हुआ, दैट विल बी योर बेस। तो आपको कुछ नहीं तो बस साइन, कॉस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैन कॉट पता होना चाहिए। और भी क्या पता होना चाहिए आपको? ये टेबल पता होनी चाहिए। कौन सी टेबल? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। और उसमें से भी मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा साइन थीटा, कॉस थीटा और 90% आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाला टैन थीटा, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर क्या है, 90 डिग्री। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक। अब देखिए मैंने कहा ये जो सी है, सी पर क्या है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है। कौन खड़ा है? एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ये ऊपर देख रहा है। किधर देख रहा है? यहाँ ए पॉइंट पे ऊपर की ओर देख रहा है और यहाँ पर एंगल है क्या, यहाँ पर है एंगल थीटा। और ये एक टावर है, ए बी क्या है मेरा, एक ये क्या है, मान लीजिए टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, ठीक। और उस पे यहाँ टावर के बेस से और यहाँ ऑब्जर्वर जो सी पॉइंट पे खड़ा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है मेरा? मान लेते हैं ये डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस है मेरा 5 मीटर्स का, ठीक। तो मैंने कहा कि हाइट निकालो, यानी कि हाइट निकालो, यानी कि कहा मैंने ए बी सी, ए बी को जरा फाइंड करके दिखाओ, ए बी को फाइंड करके दिखाओ। तो और मैंने कहा कि थीटा जो है वो है 60 डिग्री। मतलब ये जो बंदा ऑब्जर्वर है, आप ही है मान लीजिए, वो देख रहे हैं ऊपर की ओर, इस टावर के टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वहां लाइट जल रही हो तो देख रहे हो, ठीक, उसके ऊपर देख रहे हैं और किस एंगल से देख रहे हैं, दिस एंगल इज व्हाट, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर देखिए क्या है, ये हाइट है, ये क्या है मेरा बेस है। कैसे पता चला, कैसे पता चला? आप देखिए ये 90 डिग्री है, इसकी टिप के सामने क्या होगा, दिस विल बी, मैं धीरे से लिख देता हूं, दिस विल बी माय हाइपो, ठीक। मैंने क्या बताया था कि थीटा के सामने वाला जो होता है दैट विल बी माय परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो थीटा से चिपका हुआ होता है दैट विल बी माय बेस, दिस इज माय बेस, ऑलराइट। अब मैंने क्या कहा, मुझे क्या ढूंढना है, ए बी ढूंढना है। और मैंने क्या कहा था कि 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपके किससे सॉल्व हो जाएंगे, आपके टैन से सॉल्व हो जाएंगे। तो जरा से देखिए क्यों मैंने कहा टैन से। तो देखिए टैन क्या होता है, टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। अब देखिए थीटा की वैल्यू दे रखी है ना मुझको, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। लिखता हूं मैं जरा सा, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, ए बी की हाइट पता है नहीं, यही तो निकालनी है, तो हम यहाँ पर चुपचाप ए बी लिख देते हैं। और बेस कितना है, मुझे बेस यानी कि ये है बेस, बी सी लिखा भी है मैंने। और बेस कितना है, 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर है, ठीक। अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू अगर नहीं याद है तो डोंट वरी,
देखिए tan 60 की वैल्यू tan 60 अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है? अंडर रूट ऑफ 3 होती है, तो देखिए अंडर रूट ऑफ 3 यानी कि इसकी tan 60 की जगह क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू AB बाय 5, ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा AB इक्वल्स टू ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 3 मीटर्स। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गई AB की। ऐसे ही कुछ-कुछ क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल को ज़रा-सा सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए अभी हमने एक छोटा-सा एग्जांपल देखा था, वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन का ही था। ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन का होगा और ये ऐसे एग्जांपल होगा जिसमें हमको टैन नहीं यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ऐसे मैंने क्या कहा था 90% में टैन यूज़ हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जहाँ पर टैन नहीं यूज़ होगा। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल किसका है? एंगल ऑफ एलिवेशन का है और एक और एग्जांपल करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो चलिए पहले ये वाला देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमको कि हमारे पास एक काइट है, ठीक है? जो किस हाइट पे है? 60 मीटर्स की हाइट पे है और मैंने इसको नाम दे दिया है ए, बी, सी। सी पॉइंट पे मेरा क्या है? ऑब्जर्वर खड़ा है। मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी जो काइट को देख रहा हो या उड़ा रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे एसी जानना है। मुझे बीसी नहीं जानना है, मुझे जानना है एसी। यानी कि अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर ही पतंग उड़ा रहा है, तो ये जो एसी है, ये क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ है। तो मैं अगर एसी को जानना है या फिर मैं कह सकता हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जाननी है मुझे। क्या जाननी है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जानना है मुझे, ठीक है? अब ज़रा-सा देखिए कैसे होगा। अब देखिए, यहाँ पर मुझे क्या पता है? ये मेरा देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है? ये बेसिकली क्या है? ये हाइट है, ठीक? और ये क्या है मेरा? हॉरिज़ॉन्टल लाइन है। ये मेरी क्या है? हाइट है, हॉरिज़ॉन्टल लाइन है और ये मेरी क्या है? एलओएस है, ठीक? अब देखिए यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, उसकी वजह से ये मेरा एसी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक? मेरा यहाँ पर थीटा है और थीटा से चिपका हुआ साइड क्या होता है मेरा? बेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? बेस हो जाएगा, छोटा-सा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक? और थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी दे रखी है हमको। ये क्या है? परपेंडिकुलर 60 मीटर, ठीक है? अब देखिए ज़रा-सा, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूस यानी कि एसी को फाइंड करना है, ठीक? और दिया क्या हुआ है? परपेंडिकुलर। क्या दे रखा है मुझे? परपेंडिकुलर। अब देखिए, ज़रा-सा अगर आपको ध्यान हो, तो मैंने कहा था साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हाइपोटेन्यूस होता है। अब और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा भी हमको गिवन है। ये थीटा हमको 60 डिग्री गिवन है। ठीक, लिख देते हैं। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है 60 मीटर्स अपॉन हाइपो। ठीक, हाइपो हो गया। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 होती है अंडर रूट ऑफ 3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन हाइपो। ठीक, हाइपो की जगह अगर हम चाहें तो एसी भी लिख सकते हैं क्योंकि एसी ही हमारा हाइपोटेन्यूस है और एसी ही ढूँढना है हमको, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ढूँढना है। तो देखिए यहाँ से एसी निकल जाएगा, एसी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एसी इधर चला जाएगा और मेरा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 60 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 व्हिच विल बी इक्वल्स टू 120 अपॉन रूट 3 और हम क्या आंसर को ऐसे छोड़ देते हैं? कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर और लिखते हैं 120 यानी कि AC इक्वल्स टू 120 अपॉन रूट 3 और हम उसको क्या कर देंगे? रैशनलाइज़ कर देंगे और रूट 3 का ऊपर भी और रूट 3 का नीचे भी मल्टिप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 120 रूट 3 नीचे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? रूट 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा 120 12 कट जाता है 3 की टेबल से, 3 4 ज़ा और 0 आ जाएगा, दैट विल बी 40 रूट 3 meters and this will be my answer. Okay, this will be my answer. ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? एक और हम एग्जाम्पल करेंगे दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आइए आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन जो कि एक एग्जाम्पल होगा किसका? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। मतलब नीचे नीचे देखना है, ठीक है? अब देखिए ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है जो कि कितनी 7 मीटर हाइट है उसकी, 7 मीटर हाइट है उसकी और यहाँ एक ऑब्जर्वर है, हो सकता है आप हो, ठीक? और वहां से एक सी पॉइंट पे नीचे किसको देख रहे हैं? एक डॉग को देख रहे हैं, ठीक है? और मैंने कहा एंगल ऑफ
एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री, यानी कि थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो पहले जरा सा हमको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी पड़ेगी। और मैंने क्या कहा था? हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल होती है? जमीन के पैरेलल होती है। ये क्या है? जमीन है। ठीक, ये मेरी जमीन है। बीसी जो है ये जमीन है जिसके ऊपर डॉग है, और हमारे आंखों से सीधे और क्या बोलते हैं, जमीन के पैरेलल होनी चाहिए। तो यानी कि हमारी ऐसी कुछ बनेगी, हमारी क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसको बना देते हैं दूसरे कलर से। दिस विल बी माय व्हाट, दिस विल बी माय हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखना। मैंने क्या बताया था कि कुछ एग्जांपल ऐसे लिया था कि यहां मेरा अगर नीचे शूज रखा है, तो मान लीजिए वहां कोई डॉग बैठा है, तो ये मेरा नीचे देख रहा हूं, तो दिस विल बी माय व्हाट, दिस विल बी जो मेरे हाथ नीचे हैं, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट यहां पर क्या है? लाइन ऑफ साइट है यहां पर एसी। ठीक, एसी इज माय लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? मेरे आंख से सीधे, तो ऐसा ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे मैं डॉग को देख रहा हूं, दिस इज एलओएस। तो इसके बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल थीटा एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि कितना दे रखा है हमको? दिस इज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक, और पूछा क्या है? हमको पूछा है बीसी निकालना है, मतलब जो डॉग है वो बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा हुआ है, वो डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, कैसे निकलेगा? मैंने क्या बताया था कि अगर अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो लिख देते हैं दिस विल आल्सो बी थीटा, दैट इज गोइंग टू बी 45 डिग्रीज। ठीक, अब देखिए मुझे क्या निकालना है? बीसी निकालना है। मुझे क्या दे रखा है? देखिए थीटा के सामने वाला एंगल क्या हो जाता है मेरा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इस 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपो होगा। और थीटा से लगा हुआ क्या होगा मेरा? नीचे हमारा होगा बेस। यस, बेस होगा। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करूंगा? मुझे क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है ना, यानी कि मुझे ए बी इक्वल टू 7 मैंने लिखा हुआ है, 7 पता है मुझे, और ये मेरा क्या है? ए बी इज ऑल्सो माई परपेंडिकुलर। ठीक, निकालना क्या है मुझे? मुझे निकालना है बीसी, फाइंड करना है, दैट इज व्हाट, बेस है मेरा। मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा यहाँ पर? tan थीटा। तो क्वेश्चन में आपको पता नहीं होगा, आपको क्वेश्चन देख करके पता करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यूज करना होगा। तो आई विल यूज tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, आप देखिए जो जो चीजें दी हुई उनकी जगह लग देते हैं। थीटा की जगह क्या आ जाएगा मेरा? 45 डिग्री। ऑलराइट, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा? ए बी है, और वो क्या है? 7 है। ठीक, अपॉन अपॉन ए बी के नीचे बेस क्या है मेरा? बेस इज बी सी, और बी सी हमको फाइंड करना है। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 45 की होती है वैल्यू 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन बी सी। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7 मीटर्स, यानी कि जो डॉग है, ये जो डॉग है हमारा सी पोजीशन पे, ये भी कितने दूरी पे है? कितने दूरी पे है? 7 मीटर्स की दूरी पे है। और हमने इसको कैसे निकाला? हाइट और डिस्टेंस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके निकाल लिया। ठीक है, यहां तक हमारा ये एग्जाम्पल भी खत्म होता है। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सारे एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और थर्ड वीडियो में हम सारे आ रहे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगर लेंथ ज्यादा हो जाएगी वीडियो को, तो 2 से 3 वीडियो में करेंगे, मतलब पूरा चैप्टर 3 से 4 वीडियो में हमारा पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, और आप हमारे साथ इसको इजीली फिनिश कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेन पेपर लेकर के बैठें, साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं, और हमारे साथ ये चैप्टर को फिनिश कर दें। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू इजी पीजी लर्न, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न इट द इजी वे फ्रॉम इजी पीजी लर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।